गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम सेल या बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सेल और बैटरी एक ही चीज होती है। सेल को अगर आप सीरीज में जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो बैटरी बन जाती है। ग्रुपिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो हम उन वीडियोज में क्या पढ़ा था कि एक बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, जो कि ये होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, E क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम कर चुके थे। ये इक्वेशन आज के टॉपिक में काफी बार यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, ठीक है, कि कहां से आई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ दी सेल। मींस ये जो सेल थे, एक एक अलग अलग सेल थे, उनकी आप ग्रुपिंग करने वाले हैं। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग या मिक्स्ड ग्रुपिंग। सेल को आप सीरीज में भी जोड़ सकते हो, दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़ दोगे तो सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगी, और अगर उनको पैरेलल में जोड़ दोगे तो पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगी, और कुछ एक को सीरीज में और कुछ एक को पैरेलल में जोड़ दिया तो वो मिक्स्ड ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग ऑफ द सेल में हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल। नॉन आइडेंटिकल सेल क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिकल सेल होते हैं जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे तीन सेल यूज किए हमने और तीनों को क्या किया हमने, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, और तीनों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। इसका है E1 R1, इसका है E2 R2 और इसका है E3 और R3। तो नॉन आइडेंटिकल सेल है। आइडेंटिकल होते तब क्या होता, वो हम देखेंगे इसी ही टॉपिक के स्पेशल केस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जब कभी भी आपको पैरेलल या सीरीज ग्रुपिंग करनी हो किसी की भी, चाहे वो हमारा रजिस्टर हो, चाहिए जो सेल कर रहे हैं आज ये हो, या इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये पढ़ने वाले हो आप +2 में। ठीक है, लेकिन इन सभी का जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना हमेशा कि हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें करंट क्या रहता है, सेम, बट पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल निकाला और उसका सम करके टोटल पोटेंशियल के बराबर पुट कर दिया। ऑटोमेटिक हमारा जो भी इक्विवेलेंट चीज जो निकाल रहे हैं हम, चाहे वो कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, सेल हो या इंडक्टर हो, वो अपने आप निकल के आ जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट या सेम रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो अलग अलग करंट डिवाइड हुआ उसको निकालते हैं, सम करते हैं और टोटल करंट के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक अपना जो भी इक्विवेलेंट चीज निकाल रहे हैं वो निकल के आ जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया तो आज जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान देना इस की पॉइंट पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन सेल है, एक ये और एक ये, तीनों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। अब ये सर्किट और ये सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। कितने सेल जोड़ने के बाद, तीन सेल, बट इसमें कितने सेल जुड़ा है, एक। ये भी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करा रहा है। तो मीन सेम बात हो गई, हमारा लेना देना किससे है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सेम रेजिस्टेंस जोड़े और सेम करंट फ्लो हुआ सर्किट में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो तीनों काम मिलके कर रहे थे वही काम ये अकेला सेल कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये सेल इन तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट। तो इसका नाम हमने दे दिया क्या, E इक्विवेलेंट। मींस इन E1 E2 और E3 इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, तो वो क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। क्योंकि ये जो अकेला सेल है ये इन तीनों सेल के बराबर काम कर रहा है सर्किट में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सेल इन तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्किट से दो इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन तो यहां से कि भाई जो A और B को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, V BC या आप वी
ए बी वो किसके बराबर हो गया, ई इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई, और जो यहां पे सेल यूज हो रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहां से लिखी हमने इक्वेशन, यहां से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी। देखो इस बैटरी के पास इक्विवेलेंट जितना पोटेंशियल है, बट हमारे पास जो यूजेबल निकल के आएगा वो कितना आएगा, VAB। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, और वो किसके बराबर होगा, वो इस बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, वो हमने लिख दिया VAB इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एक इक्वेशन हम इस सर्किट से निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा क्या है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ दी, ये है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ दी सेल। एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, तीनों सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में हम क्या देखते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है, इस सेल के थ्रू भी आई करंट, इस सेल के थ्रू भी आई करंट, इस सेल के थ्रू भी आई करंट, ठीक है। बट क्या रहा है, पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का अलग 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 पोटेंशियल निकालेंगे और VAB के बराबर रख देंगे। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, potential difference between A and B point will be equal to potential difference between A and C point, means VAC plus VCD plus VDB, ठीक है। करंट तो तीनों सेल से क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, लेकिन तीनों सेल अलग अलग EMF के हैं, तो वो अलग अलग टर्मिनल पोटेंशियल बाहर निकालेंगे। V और C पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ E1 बैटरी। C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस E2 जो सेल है, E2 EMF का जो सेल है उसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर। वैसे ही डी और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा E3 EMF का जो सेल है उसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VAC, VCD, यहां पे आ गया VDB, है ना। तीनों अलग अलग है, जो चीज डिवाइड हो रही है वो तीनों अलग अलग निकालेंगे, ऐड करेंगे और टोटल के बराबर रख देंगे। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, VAB, ठीक है। तो VAC प्लस यहां पे VCD और ये प्लस VDB, और ये हमें पता है क्या क्या है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ये है इस सेल का, ये है इस सेल का, तीनों अलग अलग लिख दो उस इक्वेशन से। VAB को क्या लिख सकते हो, पहले सेल का EMF माइनस उसमें फ्लो होने वाला करंट I और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस इक्वेशन से। प्लस VCD क्या है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल, उसको क्या लिख सकते हो, E2 माइनस इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, प्लस VDB क्या हो जाएगा, सिमिलरली E3 माइनस उसमें फ्लो होने वाला करंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज में करंट सेम रहना है, डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल। तो अलग अलग डिवाइड जो हुआ पोटेंशियल वो निकाला, सम किया, टोटल के बराबर पुट कर दिया। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमेशा, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हो आप, इसमें आप लिख सकते हो VAB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इन तीनों के EMF मैंने एक तरफ लिख लिए, माइनस I R1 माइनस
IR2 माइनस IR3, VAB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, I कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है। ये इक्वेशन आई है इस सर्किट से, ये इक्वेशन आई है इस सर्किट के इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट चीज समझ गए, मतलब बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगी, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में तो समझ आता है VAB। जब हम राइट हैंड साइड की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, तो यहां से क्या निकल के आता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R इक्विवेलेंट निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, निकल के आ गया। दिख नहीं रहा है ना, ऊपर लिख लेते हैं। देखो कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर किया है। लेफ्ट हैंड साइड में तो VAB, राइट हैंड साइड में जो E इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, इस पूरी चीज के बराबर है। I R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इस पूरी चीज के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सेल का, तो उनका E इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा, E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। और जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। उसके बाद सुनो, अगर हम इन 3 सेल की बजाय n सेल जोड़ देते, 3 सेल की बजाय कितने जोड़ देते, n सेल, n नॉन आइडेंटिकल सेल, तो उनका E इक्विवेलेंट क्या होगा, बस वही जनरलाइजेशन करना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक है, समझ आ गया, खत्म काम। उसके बाद कुछ की पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको। पहला की पॉइंट, अगर सर्किट में करंट पूछ ले I, तो क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू, पहले आइडेंटिकल का कर देते हैं, ठीक है। ये जो तीनों सेल है ये नॉन आइडेंटिकल होने की बजाय आइडेंटिकल होते तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाता है, E इक्विवेलेंट आइडेंटिकल, समझ गए। इसका भी EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी ER, EMF भी सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, तो तब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सेल क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो उस टाइम पे E इक्विवेलेंट आ जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस अप टू n बार E, ठीक है। वैसे ही R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R अप टू R तक, कितनी बार, n। तो E इक्विवेलेंट आ गया हमारा NE, E है n बार, ठीक है, पता होगा ये तो। R इक्विवेलेंट आ गया किसके बराबर, NR, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, अगर करंट पूछ ले सर्किट में तो वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा सर्किट में टोटल EMF ऑफ द बैटरी, जितनी भी बैटरी यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R इक्विवेलेंट। तो इस बैटरी अगर हम आइडेंटिकल सेल मान के चले तो टोटल इसी सर्किट में अगर n सेल जुड़े होते, ठीक है, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, मींस यहाँ पे आप E इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा NE। R इक्विवेलेंट क्या है, ये तो है इंटरनल का इक्विवेलेंट।
अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ सर्किट के अंदर एक आर और जुड़ा है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो गया आर इक्विवेलेंट, उसके साथ ये एक और सीरीज में जुड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये बात ध्यान में आ गई। उसके बाद अगर हम आई मैक्सिमम निकालना चाहते हैं कि भाई हम सर्किट में मैक्सिमम करें तो कैसे आई, तो देखो ध्यान से देखना, यहां पे एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस, देखो ये जो मैं करंट निकाल रहा हूं ये कौन से सर्किट के लिए निकाल रहा हूं, जिसमें हम आइडेंटिकल सेल यूज कर रहे हैं, कितने एन, ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल यूज कर रहे हैं सर्किट में, तब निकाला ये करंट, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, ई इक्विवेलेंट रखोगे तो ये पूरी चीज रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आई निकालोगे नॉन आइडेंटिकल तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट की जगह पुट करोगे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू एन तक, अगर एन सेल यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू ये जोड़ते हुए चलोगे और प्लस R करोगे, क्योंकि इस यहां से लेके यहां दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट तो स्मॉल है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट है, उसके साथ ये जो कैपिटल आर है ये सीरीज में जुड़ा है, तो ये और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सर्किट का करंट निकाल रहे हो आप। आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम होगा इस केस में जब ईएमएफ तो किसके मल्टीप्लाई हो, एन, और डिवाइड बाय हो कैपिटल आर। अगर ये सिचुएशन नहीं करते हो, मतलब ये सिचुएशन कब हो सकती है, ये सिचुएशन तब हो सकती है जब एन आर हो लेस देन किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये सिचुएशन कब लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए यहां पे डिस्कस करो, ये भूल जाओ कि ये मैक्सिमम था, ठीक है। एन ई अपॉन आर कब आएगा, जब आप डिनोमिनेटर के ऊपर ये कंडीशन इंपोज कर दोगे, मींस जो ये टोटल बैटरी का आर इक्विवेलेंट आया, टोटल बैटरी का जो आर इक्विवेलेंट आया वो बहुत स्मॉल है, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप ये लिख सकते हो इजीली, क्योंकि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में, तो आप ये लिख सकते हो। सेकंड केस अगर उल्टा करें, किस केस में, कि एन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई एन आर के कंपैरिजन में आप कैपिटल आर को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, तो उस केस में करंट क्या आ जाएगा, उस केस में करंट आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल और E अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या है, ये तो सिर्फ एक सेल से फ्लो होने वाला करंट है, मींस ये इस पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ ये एक सेल जोड़ देते, वो तो उसकी वजह से करंट है ना, बाकी इसका मीनिंग क्या है, ये तो यूज हुए ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा करंट कब होगा, जब इस बैटरी को सपोर्ट करने वाली ये भी हो और ये भी हो, ये है ये केस, ठीक है। मींस करंट जो आ रहा है आपका वो एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर हमने रखा, ये फैक्टर कब रह सकता है, जब नीचे ये एन से एन कटने वाला फैक्टर ना हो, नीचे वाला ये फैक्टर ना हो, क्योंकि ये फैक्टर अगर होगा तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हमें एन रखना है, क्योंकि तभी ईएमएफ क्या होगा हमारा, इस पूरी सर्किट का ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा, एन ई। ये कब बचेगा, जब आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर ये कंडीशन इंपोज कर दोगे कि एन आर वेरी लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, तभी आपका मैक्सिमम ईएमएफ होगा, और मैक्सिमम ईएमएफ होने की वजह से मैक्सिमम करंट होगा। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो मैक्सिमम करंट तभी फ्लो होगा जब जो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी लेस देन होगा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, हमने क्या किया, ये सेल जोड़ा, ये सेल जोड़ा, ये सेल जोड़ा, ऐसे हम एन सेल और जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एन सेल जोड़ने से सिर्फ सर्किट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, सर्किट के अंदर सिर्फ ईएमएफ बढ़ सकता है,
एन की वैल्यू बढ़ाने से मीन्स सेल की नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से सिर्फ ईएमएफ बढ़ सकता है, लेकिन जो करंट रहेगा सर्किट में वो क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट। ये 2 रखोगे तब भी आई करंट, 3 रखोगे तब भी आई करंट, 4 रखोगे तब भी आई करंट, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, कांस्टेंट सेम रहता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करना हो तो उसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ईएमएफ बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता। टोटल सर्किट का ईएमएफ बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता। तो जब कभी भी आपको बहुत सारे सेल गिवन हो और आपको ईएमएफ ज्यादा चाहिए लेकिन करंट सेम चाहिए, तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन या कैसी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो 4th पॉइंट याद रखना, इफ वी वांट more EMF in a circuit, then we have to combine the cells in सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, खत्म सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर नॉन आइडेंटिकल सेल हो तो आपको क्या करना है, अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग रेजिस्टेंस लेके चलना है। ठीक है, और उनका अलग अलग पोटेंशियल निकालना है इस प्रकार, और ऐड करके टोटल के बराबर पुट कर देना है। और आपका अपने आप इन इसको इस यहां से एक इक्वेशन निकलेगी और एक इस इक्वेशन यहां से निकलेगी, एक इस सर्किट से एक इस सर्किट से, दोनों को कंपेयर करोगे आपके पास ई इक्विवेलेंट आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल होगी तो इसका मीनिंग E1 E2 की जगह सब जगह ई पुट कर देना, एन ई आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन आर आ जाएगा। अगर R1 R2 R3 Rn तक अगर आप आर रखोगे तब। ठीक है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन ये हो जाएगी कि क्या, कि जो इंटरनल आर इक्विवेलेंट है वो वेरी वेरी लेस देन हो किसे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। उसके बाद हमने क्या देखा कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, और नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से सिर्फ क्या बढ़ता है, ईएमएफ। तो अगर आपको गिवन सेल से ज्यादा ईएमएफ चाहिए, करंट कम चाहिए, तो कैसी कॉम्बिनेशन करोगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।